ब्रह्मांड जो 4 तरह के फोर्स से बना हुआ है, हर चीज को एकदम व्यवस्थित रखता है। अरबों तारे विशालकाय गैलेक्सीज के सेंटर के चक्कर लगाते हैं, तो वहीं हजारों गैलेक्सी एक साथ मिलकर विशाल गैलेक्सी क्लस्टर को जन्म देती हैं, जो आकार में इतने विशाल होते हैं कि आपकी कल्पना में भी नहीं समा सकते हैं। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का बोलबाला है, जो हर चीज को बांधे रखता है। पर दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अट्रैक्ट और समाने वाली फोर्स ग्रेविटी कई बार किसी ग्रह या तारे और तो और किसी विशालकाय आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के लिए भी आफत बन जाती है और उसे उसके सिस्टम से उखाड़कर बाहर फेंक देती है। ग्रेविटी ये काम इतनी ताकत से करती है कि फिर उस ऑब्जेक्ट को अरबों सालों तक अकेले ही ब्रह्मांड में भटकना पड़ता है। ऐसे भटकते हुए पिंडों को रोग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जो किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जो 1200 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक भटक ही रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ज्यादातर प्लैनेट और स्टार्स होते हैं, जो अरबों सालों से अकेले ही ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तो आखिर ये रोग ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें हम ज्यादातर रोग प्लैनेट्स और रोग स्टार्स कहते हैं, इस ब्रह्मांड में क्यों भटकते हैं? क्या ये कभी दूसरे प्लैनेट सिस्टम या स्टार सिस्टम का हिस्सा बन पाते हैं? क्या हम इन भटकते हुए ग्रहों को पकड़कर उन पर इंसानों को बसा सकते हैं? ये ग्रह किस हद तक ठंडे होते हैं और क्यों ये हमें दिखाई नहीं देते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा पर, जहां मैं आपको ऐसे प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के पास ले जाऊंगा जहां हमारा विज्ञान भी काम करना बंद कर देता है। ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने होस्ट ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया हो और उस ऑब्जेक्ट की परिक्रमा ना करता हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को रोग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये कोई छोटा सा कॉमेट, विशाल प्लैनेट या कोई तारा भी हो सकता है। जिन प्लैनेट्स का कोई होस्ट स्टार नहीं होता, वो अकेले ही ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, तो ऐसे प्लैनेट्स को ही रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। आइए अब विस्तार में इनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आखिर ये ग्रह कैसे भटक जाते हैं और किस प्रकार के जीवन को पनपने का मौका दे सकते हैं। क्या भविष्य में यह मानव बच सकता है? आइए जानते हैं। रोग प्लैनेट्स ज्यादातर फील्ड स्टार्स माने जाते हैं, जिन्हें ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। पर कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स होते हैं जो इन ब्राउन ड्वार्फ से आकार में छोटे और गैस से बने हुए होते हैं। ऐसे ग्रहों को सब ब्राउन ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। इसके अलावा भी ऐसे रोग प्लैनेट्स की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है, जो पृथ्वी की तरह ही रोगी प्लैनेट्स हों और आकार में इतने हों। खैर, ये तो इनकी शुरुआती जानकारी थी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये अपने सिस्टम से भटक जाते हैं और क्यों वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अरबों सालों तक कई तरह के विचित्र जीवों के घर भी हो सकते हैं। जब नए सोलर सिस्टम का जन्म होता है, तो उस समय कई प्रोटोप्लैनेट्स यानी नए बनने वाले प्लैनेट्स आसपास के ऑब्जेक्ट्स को खाकर बड़े होते रहते हैं। उस समय प्लैनेट सिस्टम पूरा अस्त व्यस्त होता है और कई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसे में कोई बड़ा पिंड और प्लैनेट जब हमारे प्रोटोप्लैनेट के पास आता है या उसे टकराता है, तो उसकी ऑर्बिट को बदल देता है। ऑर्बिट से भटकने के कारण प्रोटोप्लैनेट अपने प्लैनेट सिस्टम से बाहर हो जाता है। उसके होस्ट स्टार की भी ग्रेविटी उसे वापस नहीं ला पाती और वो फिर हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड में भटकता रहता है। हालांकि ये सोलर सिस्टम के बनने के दौरान होता है, पर कई बार अरबों साल पुराने सोलर सिस्टम में भी प्लैनेट्स ऑर्बिट से भटक जाते हैं। जब कोई रोग स्टार यानी भटकता हुआ स्टार या कोई ब्लैक होल किसी प्लैनेट सिस्टम में गलती से आ जाता है, तो उसकी मैसिव ग्रेविटी से प्लैनेट सिस्टम में कई ग्रह अपनी ऑर्बिट से भटक जाते हैं। जितनी ज्यादा किसी रोग स्टार और ब्लैक होल की ग्रेविटी होती है, उतने ही ग्रहों को वो प्लैनेट सिस्टम से दूर फेंक देता है। एक बार ये ग्रह अपने स्टार की ऑर्बिट से दूर हो जाते हैं, तो फिर हमेशा के लिए अकेले ही भटकते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि जब किसी ग्रह का होस्ट स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके खत्म हो जाता है, तो जो ग्रह उस धमाके से बच जाते हैं, वो अपनी ऑर्बिट से भटककर रोग प्लैनेट्स बन जाते हैं। हाल में ही हुई एक खोज के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि अकेले ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा रोग प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं, जो अगर सही है तो ये गैलेक्सी में मौजूद तारों की संख्या के लगभग बराबर हैं। ब्रह्मांड में अकेले भटकने के कारण और बिना अपने होस्ट स्टार के इन ग्रहों पर किसी भी तरह का कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। ऐसे में ये भयानक अंधेरे और ठंड से घिरे रहते हैं। यहाँ तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये इतना कम तापमान है कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तक जम जाती है। बिना हीट और लाइट के कारण यहाँ ना तो किसी तरह का कोई मौसम होता है, ना ही दिन और रात होती है। कंप्लीट डार्कनेस से घिरे हुए इन प्लैनेट्स पर आपको समय के गुजरने का एहसास भी नहीं होगा। पर इतना खतरनाक और ठंडा होने के बावजूद भी इन ग्रहों की गहराइयों में जीवन के पनपने की संभावना होती है। पर जब ये ग्रह इतने ज्यादा ठंडे हैं और बिना किसी तारे के ब्रह्मांड में अनाथ घूम रहे हैं, तो भला इनमें जीवन कैसे पनप सकता है? आइए जल्दी से इसे समझते हैं।
कल्पना कीजिए एक पृथ्वी जैसे ग्रह की जो अपने स्टार की ऑर्बिट से भटककर डीप स्पेस में चला गया हो, जहां ना तो किसी तरह की कोई एनर्जी का सोर्स है और ना ही कोई लाइट है। तो ऐसे में अगर हम इसमें जीवन को तलाशने की कोशिश करें तो वो केवल हमें इसकी सतह के नीचे ही देखने को मिल सकता है। ज्यादातर ग्रह अपने सूर्य से एनर्जी लेते हैं, पर ग्रहों के अंदर मौजूद कोर भी उसे गर्म करने में मदद करती है। तो ऐसे में बची हुई 0.03% ऊर्जा उसे उसकी कोर से ही प्राप्त होती है। इस एनर्जी को आप जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जैसे ग्रह की कोर बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना होता है। इनर कोर को घेरने वाली आउटर कोर, जिसमें बहुत लिक्विड मेटल होते हैं, बहुत धीरे धीरे सॉलिड में बदलती है। जब तक ये लिक्विड से सॉलिड में नहीं बदल जाती, हमारा प्लैनेट जीवन को सपोर्ट करने के लायक बना रहता है। इसके अलावा पृथ्वी के आकार के रोग प्लैनेट्स जिनका एटमॉस्फेयर बहुत घना हो और हाई प्रेशर हाइड्रोजन से बना हो, तो -270 डिग्री सेल्सियस में भी ये गैस नहीं जमेगी, जिससे हीट वातावरण में ही घिरी रहेगी और रोग प्लैनेट्स पर पानी नहीं जमेगा, जिससे जीवन और अच्छे से पनप सकता है। वहीं अगर किसी रोग प्लैनेट का मून हो तो भी उस मून के जरिए वो प्लैनेट कुछ गर्मी को पैदा कर सकता है। मून के टाइडल फोर्स के कारण प्लैनेट अपने आकार को कम ज्यादा करता है और इससे उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इस तरह से वहां पर जीवन के पनपने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि इतना कुछ होने पर भी रोग प्लैनेट्स पर जीवन केवल बर्फ की कई किलोमीटर की मोटी चादर के नीचे ही पनप सकता है। पृथ्वी पर हम डीप ओशियन में कई ऐसे विचित्र जीवों को देखते हैं जो कई किलोमीटर की गहराई में रहते हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि रोग प्लैनेट्स पर भी हमें ऐसे ही जीव या इनसे भी खतरनाक जीव देखने को मिल सकते हैं जो वहां करोड़ों सालों से पनप रहे होंगे। पर गहराई से देखा जाए तो ये प्लैनेट्स फिलहाल इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। लगातार ब्रह्मांड में अरबों सालों तक भटकने के कारण इन्हें खोजना बहुत मुश्किल है और केवल ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से ही इनका पता लगाया जा सकता है। ये तकनीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग की तरह ही है, बस यहाँ पर एक रोग प्लैनेट दूर स्थित तारे से आ रही लाइट को अपनी ग्रेविटी से बेंड कर देता है और जब लाइट को हमारा टेलीस्कोप रिसीव करता है तो हम फिर एक रोग प्लैनेट को खोज पाते हैं। पृथ्वी के सबसे पास वाइस 08550714 नाम का एक सब ब्राउन ड्वार्फ है जो हमसे 7.27 लाइट ईयर दूर है। ये एक ग्रह भी हो सकता है जो ब्रह्मांड में भटक रहा हो। आकार में जुपिटर से बड़ा और उससे 5 गुना भारी होने के कारण ये हमारे लिए किसी खास काम का तो नहीं है, पर फिर भी हम इसके मोशन और बनावट से ब्राउन ड्वार्फ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने आपको रोग प्लैनेट्स और उन पर जीवन की संभावना के बारे में बताया है। अब आगे हम थोड़ा रोग स्टार्स और इंटरगैलेक्टिक स्टार के बारे में जान लेते हैं जो किसी भी गैलेक्सी का हिस्सा ना होकर ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। 1997 से पहले माना जाता था कि सभी स्टार्स गैलेक्सी के अंदर ही रहते हैं, पर जब वैज्ञानिकों ने पहली बार 1300 गैलेक्सीज के विशाल ग्रुप विर्गो क्लस्टर को ऑब्जर्व किया तो उन्हें वहां कई ऐसे तारे दिखाई दिए जो किसी भी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं थे और बहुत तेज गति से ब्रह्मांड में भटक रहे थे। हालांकि ये तो साफ है कि ये तारे गैलेक्सी के अंदर ही पैदा होते हैं, पर ये बाद में गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे बाहर आ जाते हैं, ये वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि रोग स्टार्स जब किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास चले जाते हैं तो वो ब्लैक होल अपनी असीम ग्रेविटी के प्रभाव से उन्हें गैलेक्सी के बाहर फेंक देता है। दूसरा कारण यह है कि जब तो विशालकाय गैलेक्सीज की टक्कर होती है तो उन दोनों गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के मर्ज होने के कारण बहुत से तारे अपनी ऑर्बिट से दूर हो जाते हैं और ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। आज से 4.5 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और एंड्रोमेडा में टक्कर होगी तो दोनों ही गैलेक्सीज के अरबों तारे जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी ऑर्बिट से हटकर अनंत ब्रह्मांड में अकेले ही भटकने लग जाएंगे और रोग स्टार्स बन जाएंगे। रोग स्टार्स भले ही भटकते हों, पर अगर उसके पास अपने प्लैनेट्स हैं तो उस स्थिति में फिर हम वहां पर जीवन को खोज सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स को एनर्जी देने के लिए अपना होस्ट स्टार होना सबसे जरूरी है। अगर किसी वजह से सूर्य अपनी ऑर्बिट से भटक भी जाता है और रोग स्टार बन जाता है तो भी हम 5 अरब सालों तक जीवित रह सकते हैं जब तक सूर्य अपना सारा फ्यूल खत्म नहीं कर देता। पर वहीं अगर सोलर सिस्टम से हमारी पृथ्वी अपनी ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और भटक जाती है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हाल में नासा ने इन भटकते हुए ग्रहों और तारों को खोजने के लिए एक खास इंफ्रारेड टेलीस्कोप तैयार किया है जिसका नाम रोमन स्पेस टेलीस्कोप है। यह अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, पर 2025 तक ये स्पेस में जाकर के वहां से हमें कई एक्सोप्लैनेट की इमेज के साथ साथ ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग के जरिए रोग प्लैनेट्स खोजने में भी मदद करेगा। इसके अलावा ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के इफेक्ट को भी नापेगा। 2.4 मीटर के प्राइमरी मिरर से लैस ये टेलीस्कोप अपने वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट की 288 मेगापिक्सल की पावर से
हबल टेलीस्कोप से भी 100 गुना ज्यादा बेहतर इमेज ले सकता है। फिलहाल नासा की प्रायोरिटी जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने की है, जो अगर पूरा हो जाता है तो स्पेस साइंस को बदल कर रख सकता है। उसके बाद रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होगा और फिर मैं और आप इन रोग प्लैनेट्स को और करीब से समझ पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने ब्रह्मांड में भटकते हुए रोग ऑब्जेक्ट्स जैसे रोग प्लैनेट्स और रोग स्टार्स के बारे में जाना। आपने समझा कि ये क्यों अरबों सालों से भटक रहे हैं और क्या इनमें जीवन के पनपने की कोई संभावना हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप जम करके कमेंट करेंगे। किसी भी सवाल को पूछने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। इसके अलावा इन विषयों में अधिक जानकारी के लिए विज्ञानम.com पर जरूर विजिट करें और उसे बुकमार्क कर लें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे आज्ञा दें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।